ये कहा भी जा चुका है कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में जरूर शामिल किया गया है। हर एक सेक्टर को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। आम एक सैलरीड पर्सन के लिए भी बड़ी उम्मीदें इस बजट से इस वक्त लगी हुई हैं और औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट को लेकर। ये उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बजट की कॉपी के साथ राष्ट्रपति भवन में मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण औपचारिक मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बजट को लेकर उन्होंने ली। ये मंजूरी मिल चुकी है। उसके बाद अब 11 बजे ये बजट सबके सामने पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का लगातार ये 5वां बजट पेश आज करने वाली हैं और सभी वर्गों के लोगों को काफी उम्मीद इस बजट से नजर आ रही है। तो भारत का बजट भारत 24 पर ये महा कवरेज लगातार जारी है। अलग अलग सेंटर्स हमारी तरफ से तैयार किए गए हैं। किसान सेंटर जहां पर इस वक्त पूजा मौजूद है, साथ ही हमारे तमाम संवाददाता लॉजिक सेंटर पर शाजिया मौजूद है। इसके साथ ही अवनीश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, संदीप हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। और इससे पहले अवनीश आपके पास आते हुए लोगों की उम्मीदें, क्योंकि अब तो औपचारिक मंजूरी राष्ट्रपति से मिल चुकी है वित्त मंत्री को और ठीक 11 बजे ये पिटारा खुलेगा। लोगों को कितनी उम्मीदें आज पेश होने वाले बजट से? देखिए, बिल्कुल लोगों को उम्मीदें हैं और यही वजह है कि लगातार देश भर से अलग अलग तरह की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से जो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग बाग इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि बजट में सहूलियतें उनको मिले और किसी भी तरीके से जब बजट आए, तो चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, वो चाहे जो सैलरी क्लास है उसका सेक्टर हो, हर तरीके के सेक्टर में उसको कहीं ना कहीं जो है निजात मिले, कुछ राहत मिले। किस तरह की उम्मीद है इस बार जो बजट आने जा रहा है उसको लेकर? देखिए, पूरा तो एक तो टैक्स, इनकम टैक्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी लिमिट बढ़ाएं। दूसरी चीज़ ये सीनियर सिटीज़न है हम लोग को पेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको फैमिली पेंशन मिलती है सिर्फ 2,368 रुपये, जिसमें ना हमारी दवा आती है और घर का खर्चे का तो सवाल ही नहीं। कोई सपोर्ट नहीं है। किस तरह से हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, ऊपर ही वाला मालिक है। इसे सबसे पहले तो जरूरी है कि हम लोग की पेंशन, हमने 60 साल नौकरी की है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग की पेंशन जो है बहाल की जाए। जो पहले और स्टेट्स में जहां कांग्रेस की शासित प्रदेश है, वहां पे जो है आपका ओल्ड पेंशन जो है वो कर दी गई है। इसी तरह से हमारी यहाँ भी यूपी में भी करी जाए। ओल्ड पेंशन को लेकर के एक डिमांड है, आप किस तरीके से सोचते हैं क्या कुछ रहे जो इस बार बजट में आप लोगों के लिए सहूलियत? देखिए, ओल्ड पेंशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है कि हम लोग रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद कोई और सहारा नहीं। दूसरी बात जो है, अगर पेंशन मिलती है तो उससे एक सोशल सिक्योरिटी रहती है। सोशल सिक्योरिटी मीन्स कि हमारी फैमिली भी हमारा रेस्पेक्ट करती है और हमें रिलेशनशिप में जो आदर मिलता है वो इसलिए मिल सकता है कि हमारे पास अर्निंग है। अगर हमारे पास अर्निंग जीरो हो गई, हम कहीं के नहीं होते हैं। अच्छा, ये तो है अवनीश की सीनियर सिटीजन्स को भी आप हर वर्ग को देख लीजिए, इस वर्ग को सरकार से उम्मीद नजर आ रही है। सीनियर सिटीजन्स की भी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन उनके लिए क्या होता है ये तो बजट का पिटारा खुलने के साथ सबके सामने होगा। अवनीश, मैं लौटती हूँ आपके पास। संदीप भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन उससे पहले पूजा आपके पास आते हुए, क्योंकि किसानों की मांग बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा किसानों की एक लंबी फहरिस्त है और वो ये साफ कहते हैं कि हम सरकार से जो मुमकिन नहीं है वो तो हम मांग ही नहीं रहे, लेकिन जो मुमकिन है किसानों के लिए वो करना चाहिए। कैसे किसानों को फायदा पहुंचाने की सरकार की तैयारी है और दूसरा, इन किसानों को सरकार से क्या उम्मीद है? ऐसे में बजट में ऐसे क्या प्रावधान हो कि युवा भी अपना भविष्य इस कृषि में, इस खेतीबाड़ी में जरूर देखें? युवा में क्या है कि जो एक तो युवा पढ़ रहा है, वो भी खेती कर रहा है, उसके लिए कोई नौकरी, कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार का जो वो किया जाए। रोजगार, देखिए आज जो किसान है, जो कृषि करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि उनको भी रोजगार के अवसर मिले। आप क्या अपेक्षा रखते हैं? आज बजट पेश करने जा रहे थे, कुछ ही देर बाद बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। हमें सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है, सरकार झूठी है। जहाँ एक रबी की फसल है, सरकार कहते कि आपकी आय दोगुनी कर दी,
कहाँ 2000 से 4 हो गई ये सरकार। और जो लागत है, जो डीजल किसान का 50,000 फूकता था साल का, वो अब 1 लाख का फूक रहा है, तो लागत तो दुगनी बढ़ गई और आय वहाँ की वहाँ ही है। तो बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया मैडम आपने। किसान का बच्चा, किसान का बेटा क्यों खेती किसानी करना नहीं चाहता, सरकार इस पर गंभीरता से सोचे। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, मास्टर का बेटा मास्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहता। सरकार कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करे, किसान का बच्चा पढ़ लिख के आधुनिक खेती करे और खेती को उन्नत बनाए, और किसान की मदद, उस बच्चे की मदद सरकार करे। कोई सरकार ऐसा रास्ता तय करे, कोई सब्सिडी तय करे, कोई उनका लोन के प्रावधान सीधे करे। जो कि आप किसान निधि की बात करते हैं, किसान बीमा की बात करते हैं, उनमें अगर ये चीजें सम्मिलित कर दी जाएं तो किसान का भविष्य उज्जवल हो सकता है। अगर सरकार कैसे जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा करती हुई सरकार नजर आएगी। देखिए डेवलपमेंट अभी क्या हो चुका है, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बजट को लेकर औपचारिक मंजूरी ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और उसके बाद की तस्वीरें आपने देखी। अब फिर संसद भवन के लिए रवाना हो गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 11 बजे का वक्त है जब वो बजट पेश करेंगी, सबके सामने वो बजट होगा, वो पिटारा जिससे उम्मीदें पूरी जनता को है, पूरी जनसंख्या को है कि उनके लिए राहत की खबर निकलकर उस पिटारे से सामने आने वाली है। हमारे साथ संजय राणा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और सर्वेश पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि देखिए उम्मीदें हर एक वर्ग को हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको आज बजट से उम्मीद ना हो, लेकिन लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में विकास की पटरी पर आगे बढ़ता रहे और लोगों को भी राहत मिलती रहे। किस तरीके का समन्वय नजर आएगा आज पेश होने वाले बजट में, क्या कहता है आपका एनालिसिस? देखिए पूर्णिमा जी नमस्कार। देखिए मुझे बड़ा उम्मीद है, क्योंकि आईएमएफ की रिपोर्ट जो सर्वे कल आया है 6.8 का जो ग्रोथ जीडीपी में दिखा रहा है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी होने वाली है आने वाले समय में, इससे काफ़ी प्रॉमिसिंग है। लेकिन हमें जब हम बजट को देखते हैं और बजट की एनालिसिस करते हैं या अपने देशवासियों को देखते हैं, तो हमें लगता है मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी सालों से कुछ किया नहीं गया है, जिसमें कुछ करने की ज़रूरत है। मध्यम वर्ग जो होता है सैलरीड क्लास की बात कर रहे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की, तो देखिए स्लैब जो है 2,50,000 से तकरीबन जो 5% और 10% जो बढ़ता है, उस पर 2014 से कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। और आप 80C की अगर बात करेंगी पूर्णिमा जी, तो तकरीबन 15 साल से उसमें कोई चेंजेस नहीं है। कि अगर सरकार को कुछ चीज़ें रियायत देनी है और अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट होता है 80C के जरिए, तो इस इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए। हो सकता है आपको टैक्स आज मिल रहा हो, लेकिन उसमें अगर रियायत देंगे तो लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो जागरूकता बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट करने की। जो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी में या बॉन्ड में या सिप में इन्वेस्टमेंट करता है, जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट करती है, कंपनी इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में। तो एक ये होता है, उसमें एक उसमें देखना चाहिए। दूसरा ये है कि जो मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं, जो स्लैब है उसको थोड़ा सा बढ़ा करके 2.5 लाख से 5 लाख करना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, आज एजुकेशन जो बजट है टोटल जीडीपी का तकरीबन 3.1 है, तो उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बढ़ाना, क्योंकि वो बहुत सालों से कुछ बढ़ा नहीं है। 2 और सेक्टर्स पर बहुत ध्यान है। एक तरफ है हमारा डिफेंस सेक्टर, दूसरी तरफ हेल्थ सेक्टर भी हम देख रहे हैं कि कैसे वहां पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार की तरफ से, या इन सेक्टर्स के लिए बेहतर प्रावधान किए जाएंगे। लेकिन सर्वेश पाठक जी, एक तरफ जहां पर तमाम सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट 80C की राणा जी ने बात की, और एक जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी सरकार से बीते कई सालों से उम्मीदें हैं, जिसमें बहुत ज्यादा बदलाव हमने नहीं देखा। लेकिन फोकस किस पर करना है? फोकस करना है मैन्युफैक्चरिंग पर, फोकस करना है इंडस्ट्रीज पर, फोकस करना है किस तरीके से हम रोजगार का सृजन कर सके, कैसे लोगों को रोजगार दे सके। बढ़ती महंगाई के बीच में और वैश्विक संकट के बीच में ये तमाम चुनौतियां सरकार कैसे पार पा पाएगी? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए यही इसीलिए जो सरकार का जो फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, हमारी इकोनॉमी रेजिलिएंट रही है। नहीं तो आप देखिए विश्व स्तर पे जो इकोनॉमी है, यूएस को देखे, आप यूके को देखे, वहाँ पे प्रधानमंत्री चेंज हो गए क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी एकदम डूबती चली जा रही है। तो इसी हमारे यहाँ पे अभी तक वो जो विश्व स्तर पे जो मंदी छाई है, उसका प्रभाव उतने लेवल पे
देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार की वचनबद्धता दिखा रही है कि वो आम आदमी को साथ लेके, साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो हर क्षेत्र का, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो। लेकिन सर्वेश जी, ब्याज दर पे तो फर्क पड़ता है ना। अब जो ग्लोबली जिस तरीके का संकट है, आपकी ब्याज दर पे सरकार जो पैसा उठा रही है, उस पर तो असर पड़ता हुआ नजर आता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको अलग अलग सेक्टर्स में पैसा डालना ही है। देखिए, अलग अलग सेक्टर में पैसा डालना है, लेकिन जिस तरीके की आप देखिए यूएस में 40-45 सालों में जितनी बड़ी मतलब महंगाई नहीं है, उतनी अभी वहां के लोग फेस कर रहे हैं। यूके, यूरोपियन कंट्रीज, हर जगह यही हाल है। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें भी आप देखोगे तो हमारी जो इकोनॉमी को दर्शाया गया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप चाइना को देख लो, हमसे पीछे है। यूएस का इकोनॉमी जो है वो भी ग्रोथ रेट जो है उनका नीचे है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और रेजिलिएंट इकोनॉमी की जो बात हम कर रहे हैं, लचीलापन जो हमारी अर्थव्यवस्था में है, उसी को बनाए रखने के लिए सरकार वचनबद्ध है।